चलिए सर इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास की इब्तिदा करते हुए हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं IFRS 15 की हम करेंगे इब्तिदा। और IFRS 15 की इब्तिदा करते हुए हमने इब्तिदा तो कर ली थी, क्विकली एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। हम गैप के बाद क्लास ले रहे हैं। आज कुछ बच्चों के क्लैशेस भी हैं, सही है, उनके लिए भी जो है कुछ हल इंशाल्लाह निकालेंगे। हमें टाइम टेबल अपना शायद थोड़ा सा ट्विक करना पड़े टू अवॉइड क्लैशेस, सही है सर। तो सबसे पहले सर इब्तिदा करता हूँ, अब तक जो हमने पढ़ लिया उसको एक बार क्विकली रिवाइज करवाता हूँ, फिर बढ़ेंगे आगे। हमने अब तक पढ़ा था IFRS 15 में 5 स्टेप मॉडल होता है। उसमें पहला स्टेप क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो हमने देखा। दूसरी तरफ हमने कहा कि सर इसके बाद जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो आपको नॉन रिफंडेबल एडवांस मिल चुका है, तो वो आपने रिकॉर्ड अपने पास कर लेना होता है। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े थे, और मजीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? हमने मजीद आगे बढ़ते हुए दूसरी चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो काम जिसके पैसे मिलते हैं। फिर हमने कहा वो देखना होता है कि वो काम जिसके पैसे मिलते हैं वो एक है या एक से ज्यादा है। तो हमने कहा बायर भी उसका अलग बेनिफिट ले सकता है और सेलर के लिए भी वो अलग अलग हो। फिर हमने पढ़ा था सर ट्रांजैक्शन प्राइस, जिसके अंदर हमने कहा चार चीजें उसको इंपैक्ट करती हैं: सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, वेरिएबल कंसीडरेशन, और हमने कहा कंसीडरेशन पेएबल टू कस्टमर। और चौथी चीज हमने कहा कि सर हमारे पास भूल जाते हैं नॉन कैश कंसीडरेशन। फिर आगे बढ़े और हमने कहा सर ट्रांजैक्शन प्राइस के बाद हम आगे बढ़े और हमने कहा इसमें सर फिक्स भी होती है, वेरिएबल भी होती है। इसके अंदर हमने ये भी इंपैक्ट पड़ा कि क्या वेरिएबल कंसेशन हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट करनी चाहिए। उसूलन तो हमें कहा गया कि आपको एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस के केस में कहा गया कि आपको तमाम ऑब्लिगेशन पे करनी चाहिए। और किस बेसिस पे करनी चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑन प्राइस। स्टैंडर्ड ऑन प्राइस आप तीन तरीकों से निकाल सकते हैं पहले, और ये प्रायोरिटी है। इसी तरीके से पहले चेक करना मार्केट असेसमेंट, अगर वो अवेलेबल ना हो तो हमने कहा सर इसके बाद अगर वो अवेलेबल ना हो तो किस बेसिस पर निकालेंगे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और हमने कहा अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो फिर हमने कहा कि रेजिडुअल अप्रोच। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े, शदीद आगे बढ़े, और मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था बताएं? हमने कहा सर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है हमें रेट यूज करना होता है। हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर फिक्स वेरिएबल कंसीडरेशन जो है वो जरूरी नहीं हर ऑब्लिगेशन पे हो सकता है, किसी पे हो किसी पे ना हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी FFR की, लेक्चर्स भी, और हमने कहा कि हैंडआउट्स भी। लेक्चर्स की वजह से भी गोल्ड मेडल आ सकता है और हैंडआउट्स की भी, लेकिन हमने कहा टाइमली कोर्स कवरेज जो है सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स पे डिपेंडेंट थी, तो हम उसका इंपैक्ट सिर्फ उस पे लेंगे, सही है सर। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, हमने स्टेप 5 पे आए थे। हमने कहा था रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड हमने पढ़ा सर कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है, कंडीशनल राइट टू रिसीवेबल। और हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होती है कि आपने कहा पेमेंट अभी हमने की नहीं, मतलब ऑब्लिगेशन अपनी परफॉर्म नहीं की, या तो पेमेंट रिसीव हो गई है या तो पेमेंट ड्यू हो गई है। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े थे और शदीद आगे बढ़े थे, और हमने कहा कि मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए हमने कहा, और हमें क्या पढ़ना था? हमने कहा था कि सर कंडीशंस ओवर टाइम के हमारे पास 3 थी, और वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी थी? हमने कहा कि साइमल्टेनियस बेनिफिट हो, और हमने कहा दूसरी चीज ओवर टाइम की कस्टमर के पास कंट्रोल हो जो है होना चाहिए, बेशक हमने अभी ऑब्लिगेशन पूरी ना की। और तीसरी चीज हमने कहा कि एसिड जो है इसकी नेचर ऐसी हो, मतलब हम कंपनी एज अ कॉन्ट्रैक्टर किसी और को वो एसिड नहीं दे सकते हो, किसी और के यूज में नहीं आ सकता हो। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? यस और नो? पक्की बात है। चले सर फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे, शदीद आगे बढ़ेंगे, और मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए हमें जो अगला काम करना है वो क्या काम करना है सर? वो अगला काम जो हमें करना है, एक सवाल हमने किया था इसके ऊपर, ओवर टाइम। उसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है कि वो पैसा अभी जो हम, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में 2 चीजें आती हैं, कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट। सर जो कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट है, हमने कहा उसमें हम क्या करते हैं भैया? कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम प्रीपेड वाली ट्रीटमेंट करते हैं। कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं? हमने कहा अभी जो खर्चा होता है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के लेजर में डालते जाते हैं, और जो जो रिकवरी होती है उस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के लेजर से हम उसको एडजस्ट करते जाते हैं। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? सर रिसीवेबल कहते हैं, एक तरह से आप कह लें कि इन्वेंट्री का लेजर है सॉर्ट ऑफ, कि भाई हमने आज डाल दी चीजें और जब हमें खर्चा होगा तो हम इन्वेंट्री से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते जाएंगे, सही है सर। चलें सर अब बढ़ेंगे आगे, उम्मीद करता हूं आप सब हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। आ जाएं सर आ जाएं।
हैंड आउट पे आऊंगा, एक सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिया था और मुझे पूरी यकीन है आप में से किसी ने भी नहीं किया होगा, पूरी 100% यकीन है मुझे, आप लोगों से पूरी उम्मीद भी है कि आप लोग कहाँ करते हैं सवाल है ना सर, टाइम ही नहीं है। क्यों भाई ऑनलाइन वालों, किसी ने किया है क्या? नहीं सर, आ जाए। हाँ देखिए किस कदर उससे बता रहे हैं, नहीं सर कर ही नहीं पाए। आज फर्ग्यूसन वालों को सेक्शंस भी मेरे ख्याल में पता चल गए, कुछ बच्चों को तो मुझे मैसेजेस, एक बच्ची का भी मुझे मैसेज आया कि सर एंग्रो सही है सर, सही है, किसी का सी एक का आ गया सी, सही है। मैंने कहा ना कि अब आज बच्चों को, एक बच्चे का और आया हुआ है मैंने नहीं पढ़ा, सही है। तो अब हमने कहा कि सर ये आज सेक्शंस भी पता चलना शुरू हो गए हैं, अल्लाह बेहतर करेगा जो आपके लिए होगा, आमीन सुमा आमीन। चले सर, क्वेश्चन नंबर 44 पास पेपर का सवाल है, समर 18 का सवाल है। देखा जाए तो ये सवाल मेरे हिसाब से कम 12 नंबर का बनता था, बट एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, एग्जामिनर भैया जो हैं उनकी जो फरमाइश जो ख्वाहिश हम उसके हिसाब से चलेंगे। हम आ गए, हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। सर सबसे पहले रिक्वायरमेंट में ये शख्स हमसे चिल्ला के कह रहा है डिटरमाइन रिवाइज्ड अमाउंट्स ऑफ टोटल एसेट्स लायबिलिटीज एंड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स इफ एनी। सर क्या इस किस्म का सवाल आप पहली दफा देख रहे हैं? नहीं सर, FAR 2 में भी आपको याद हो एक सवाल हम क्या करते हैं, ट्यूलिप लिमिटेड, उसके अंदर भी इसी किस्म की रिक्वायरमेंट्स थी, उसने 3 चीजें दे दी थी। आ जाए ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हॉक्स लिमिटेड फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर 2017 शो दी फॉलोइंग। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सवाल कहने को 8 मार्क्स का है लेकिन बनना 12 मार्क्स का चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं, अब हम देखेंगे किस तरीके से। टोटल एसेट्स दिए हुए, टोटल लायबिलिटीज और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये 3 बातें, ये 3 चीजें इसने आपको दे दी हैं, सही है सर। फिर क्या कह रहा है, HL signed a contract with one of its customer Reno Limited. Under the contract, HL is required to produce a 5 टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। कितनी एडवर्टाइजमेंट? 5। सर अंडरलाइन करें 5 के वर्ड को, जो होता है ना 5 टेलीविजन। ईच completed advertisement has to be approved by an independent agency for a minimum 3 star रेटिंग। इसने कहा भाई 5 एडवर्ट, अपने दिमाग में ना देखो सवाल करना सिखाऊंगा इस सवाल से कि किस तरीके से अब करना है, सही है। After approval, copy of the advertisement would be provided to RL who can then use it for other campaigns. After approval हमने कहा कॉपी जो है RL को प्रोवाइड की जाएगी जो कि अदर कैंपेन्स के लिए यूज हो सकती है। HL has no enforceable right to payment against any अंडर प्रोडक्शन एडवर्टाइजमेंट, कोई राइट टू पेमेंट नहीं है किसी भी अंडर प्रोडक्शन एडवर्टाइजमेंट के तहत, ठीक है जी। सर इस लाइन का मतलब क्या है? enforceable right to payment and against any under production advertisement। पैसे कब मिलने वाले हैं? कंप्लीशन पे मिलने वाले हैं, है ना सर। तो हमने कहा अच्छा, हमने कहा ओवर टाइम की कंडीशंस अप्लाई करते हैं यहाँ पर, सही है सर। सर पहले के साइमल्टेनियस बेनिफिट मिलना चाहिए, अभी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या बेनिफिट मिल रहा है कस्टमर को? नहीं। कंट्रोल में होना चाहिए, कंट्रोल में है नहीं। तीसरी कंडीशन क्या थी? जो 2 बातें थी, राइट टू रिकवर पेमेंट अब तक जो हो चुका और एसिड की नेचर ऐसी हो किसी और के लिए, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर रेवेन्यू क्या क्लासिफाई हो रहा है? ओवर एट अ पॉइंट इन टाइम। यहाँ पे रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, सही है सर। फिर कह रहा है, एक तो पहली बात हो गई कि 5 टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस करनी है। दूसरी बात, अरेंज एयर टाइम ऑफ 120 मिनट्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ईच एडवर्टाइजमेंट। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ दीज एडवर्टाइजमेंट्स लाइज विद HL। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रॉडकास्टिंग दीज एडवर्टाइजमेंट किसके साथ है? एक हमने कहा ये एक अलग ऑब्लिगेशन है, यस सर। पहले में एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस करनी है, दूसरे में उनको 120 मिनट का एडवर्टाइजमेंट का एयर टाइम भी अरेंज करके देना है, सही है। आज पे चलाओगे, हम टीवी पे चलाओगे, किस पे चलाओगे, सही है सर। और ब्रॉडकास्टिंग की जिम्मेदारी भी हमें, सामने लगा भाई तुम प्रोड्यूस भी करोगे टीवी पे चलाओगे, हमने कहा ठीक है बढ़िया हो गया। फिर आगे, HL is entitled to ₹80 million for whole contract and bonus of ₹2 million for each advertisement if a 5-star rating is achieved। हमने कहा 80 मिलियन का तो बोनस है, ये नॉर्मल है, ये तो हो गई फिक्स कंसीडरेशन, ऐसा ही है। तो बोनस कितने का है? 2 का, ठीक है। ओहो, फिर हम आगे हमने कहा 2 का बोनस है, इसको देख लेते हैं।
फिर हमने कहा वेरिएबल की 2 की है ना। अब वेरिएबल कंसीडरेशन को हम कब लेते हैं, शामिल करते हैं, जब हमें लगता हो कि वो हमें मिल भी जाएगी और उसका राइट ऑफ रिवर्सल ना हो। फिर आते हैं HL considers all advertisement as equal unit। हर एडवर्टाइजमेंट क्या है, इक्वल यूनिट है, मतलब 5 जो एडवर्टाइजमेंट है सबके सब इक्वल यूनिट है। बढ़िया हो गया। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग रुपीज 5 million and 9 million रिस्पेक्टिवली। HL ये हमारी क्या है, कॉस्ट है, प्रोडक्शन की उसकी कॉस्ट है। HL expects to earn markup of 30% and 20% रिस्पेक्टिवली ऑन सिमिलर सर्विसेज टू अदर क्लाइंट्स। हम अगर बाकी क्लाइंट्स को देते हैं तो 30% हम प्रोडक्शन पे रखते हैं और 20% किस पे रखते हैं, बाकी सर्विसेज उसके ऊपर, ब्रॉडकास्टिंग पे। हिस्टोरिकली एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस्ड बाय HL हैव रिसीव्ड मिनिमम 3 स्टार रेटिंग बट 5 ईयर रेटिंग इज रिसीव्ड ओकेजनली। कभी कभी मिला है। सही है सर। तो मुझे बताओ क्या 2 मिलियन को हमें कंसिडर करना चाहिए? नहीं सर, कंसिडर सर अगर बाद में आ गया तो कोई मसला नहीं, चेंज इन एस्टीमेट देखेंगे सवाल में। एज एट 31 दिसंबर 17 प्रोडक्शन ऑफ 3 एडवर्टाइजमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, 2 ऑफ देम हैव रिसीव्ड 5 स्टार रेटिंग। हमने कहा 31 दिसंबर 17 को भाई क्या दुर्घटना हुई, तो हमने कहा 2 की तो हो गई है प्रोडक्शन, सही है, 3 की, और हमने कहा उसमें से 2 को क्या कौन सी रेटिंग मिल गई है, 5 स्टार भी मिल गई है। सही है जी। 2 ऑफ देम सही है सर। फिर आगे 3 की कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 3 की कंप्लीट हुई है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए ना। फिर आगे है whereas one has received 3 star rating, HL expect that at least one of the remaining advertisement would get 5 star rating। एक को हमें लगता है कि मिलेगी। सही है। फिर आते ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फर्स्ट 2 एडवर्टाइजमेंट हैज बीन completed whereas 70% time of the third advertisement has been broadcasted। सही है सर। सर मुझे बताएं ब्रॉडकास्टिंग के 120 मिनट का एयर टाइम है, पहली कंप्लीट हो गई है 2 की, दूसरे का 70% टाइम हो गया। ब्रॉडकास्टिंग हैव बीन मेड फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ बुकिंग हैव बीन मेड फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रिमेनिंग टाइम ऑफ थर्ड एडवर्टाइजमेंट एंड एंटायर टाइम ऑफ फोर्थ एडवर्टाइजमेंट। ब्रॉडकास्टिंग के बारे में मुझे सब बताएंगे, स्पेशली मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। सर ये जो ब्रॉडकास्टिंग है, ये जो ब्रॉडकास्टिंग है, ये हमारा ओवर टाइम है या एट अ पॉइंट इन टाइम है? कितने लोग कह रहे हैं ओवर टाइम? क्यों? कस्टमर साइमल्टेनियसली कंज्यूम्स बेनिफिट, इश्तिहार चलता जा रहा है। हाँ सही। तो हमने कहा आ जाए डिटेल्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट आर एज फॉलोस। एडवर्टाइजमेंट 1 2 3 4 प्रोडक्शन कॉस्ट, ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट रुपीज इन मिलियन, 4 पर सब बता दिया। 3.1 का स्टडी के क्या लिखा हुआ है, इन प्रोसेस all the above cost have been paid and charged to profit और लॉस अकाउंट। सारी ऊपर वाली कॉस्ट हमने पे भी कर दी और चार्ज किस में कर दी है, प्रॉफिट एंड लॉस में। HL had received rupees 40 million from RL by 31 December 2017 which had been credited to advance from customer account required to determine the revised amounts of total assets and liabilities and total comprehensive income after incorporating। सर सबसे पहला काम आप सब इस सवाल को एक दफा फिर से पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे सर इसमें आपको हम, आप मुझे इसमें बताएंगे कि सर किस मेथड से स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस निकालेंगे, उनको निकालने की जरूरत है भी या नहीं है। आज की क्लास को मैं थोड़ा सा छोटा भी करूंगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि सर मैंने कहा ना कुछ क्लैशेस आए हैं, हमें टाइम टेबल को थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा। लेक्चर 8 यार बच्चों को फॉर्म से कैसे निकलेंगे? तो ये पता था कि अगर आपकी रिकॉर्डिंग में लेंगे उनकी लाइव उस टाइम पे ले भी वो फॉर्म से भी कर सकते 6 बजे फॉर्म का टाइम होगा। खैर बच्चा थोड़े दिनों में तो रिकॉर्डिंग पे 1 पे तो शिफ्ट हो ही जाएगा। चले सर बढ़ूं आगे। सर सबसे पहले आंसर का फॉर्मेट, पासिंग मार्क्स अप्रोच का तकाजा है, सबसे पहले आप आंसर का फॉर्मेट बना के रेडी रखें, जैसे कि मैंने कर लिया। इसने हमें सवाल में बता दिया एज पर क्वेश्चन क्या फिगर्स थी, 2500, 1610 और 659।
2500, 1610 और 1 2 3, ये 3 चीजें थी। मानते हैं आप इस बात को? यस सर, सवाल के लिहाज से तो ये 3 चीजें ही थी। फिर आगे बढ़ेंगे, सबकी तवज्जो इधर। सर ये मेन आंसर है, इसको हम मिटाएंगे नहीं एंड तक। सही है सर, ये हमने कहा इसमें जो एडजस्टमेंट्स आएंगे ये सारा हमारा होगा वर्किंग ग्राउंड। अब सबसे पहला काम हमें बताएं वर्किंग क्या करनी है, स्टैंड अलोन प्राइसेस निकालनी है। हमें पता है यहाँ पर 2 काम हम कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं और ब्रॉडकास्टिंग, और हमने कहा इन दोनों की हमें स्टैंड अलोन प्राइसेस नहीं पता, क्या निकाल सकते हैं? यस सर, किस मेथड से निकालेंगे जल्दी बताओ? कॉस्ट प्लस, क्योंकि हमने कहा पहले भी देखते हैं मार्केट असेसमेंट, वो हो सकता है बढ़िया है, नहीं हो सकता तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और वो भी नहीं हो सकता तो रेजिडुअल अप्रोच। तो हमने कहा सर आ जाए, सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर। कॉपी कोई भी मेरा बच्चा नहीं करेगा, सही है सर जी। वो हम जब एडजस्टमेंट सही करेंगे तो हम करेंगे, वो करे शामिल है इसके अंदर। आ जाए सर वर्किंग वन। सबसे पहले हमने कहा इसमें हमने कहा एक तो हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग, ऐसा ही है ब्रॉडकास्टिंग। हमने कहा हमें चाहिए इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस, नहीं गिवन है, निकाल देंगे। और हमने कहा इनकी ट्रांजैक्शन प्राइस पर एलोकेट होगी। हमें ये पता है कि भैया इसका टोटल जो है वो कितना है, 80। मानते हो इस बात को? यस सर, 80 है। हमने कहा मानते हैं। अब हम आएंगे कि भाई अगर ये चीजें नॉर्मली जाती तो किस प्राइस में जाती, किस रेशो में जाती। सबकी तवज्जो इधर है मेरा बच्चा। हमने कहा मुझे बताओ, अब ये हमसे सवाल में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्या कह रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी बताओ। चलिए सर, हमने कहा ये हमसे कह रहा है कि भाई अगर हम नॉर्मली जाते हैं तो एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमने कहा उसकी कॉस्ट हमें 5 की आती है प्रोडक्शन की, और उसमें हमारा मार्कअप कितना होता है? 30%। ऐसा ही है सर? यस सर, इसने कहा 30% हम इसमें मार्कअप चार्ज करते हैं। और हमने कहा कि इसके बाद जो है 20% हम चार्ज करते हैं किसके ऊपर? ब्रॉडकास्टिंग पे। उसकी कॉस्ट कितनी होती है? 9 मिलियन। ये इसने हमें बता दिया है पैराग्राफ के अंदर चिल्ला चिल्ला के जो है चलो कंसीडर ऑल आर इक्वल यूनिट्स एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच एडवर्टाइजमेंट एंड द ब्रॉडकास्टिंग इज ₹5 million, ₹9 million respectively. HL expects to earn markup of 30% and 21% respectively on similar services for other clients. Historically, advertisement produced by HL have received the minimum 3-star rating, but 5-star rating is received occasionally. उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए सर अब आ जाए, फिक्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, इधर आ जाए। अब हमने कहा जरा मुझे इसका आंसर बताएं, 5 into 1.3 into 5। भाई 1.3 आपने, क्योंकि हमने कहा ये कॉस्ट थी, इसके ऊपर हम मार्कअप बिल्ड कर दिया, into 5 कितना आ गया? 32.5। और इसका बताएं 9 into 1.2 into 5 54। टोटल कितना हो गया? 86.5। अब हमने कहा सर 86.5 की चीजें हम कितने में दे रहे हैं? 80 में दे रहे हैं। सही है सर? तो अब आपने मुझे बताया कितना आ रहा है, ये बताएं। एलोकेट करें 32.5 डिवाइडेड बाय 86.5 into 80, है ना सर? हम छोटी सी वर्किंग यहाँ पे भी देखें, पेपर में भी आप बता सकते हैं। 32.5 डिवाइडेड बाय 86.5 into 80, राउंडिंग ऑफ करके मुझे बता दें। 30 and 50, ऐसा ही है सर? अब अगर मैं इसको यहाँ पे वो करूं सिंपलीफाई, मैंने कहा इसका मतलब है प्रोडक्शन जो है मेरे पास पर एडवर्टाइजमेंट कितनी है? 6। यस सर 6। और ब्रॉडकास्टिंग पर एडवर्टाइजमेंट कितनी आ गई? पर एडवर्टाइजमेंट आ गई मेरे पास 10। क्या इस बात से आप सब सहमत हैं मेरी? सही है सर? अब यहां तक हमने कहा सवाल हमारा हो गया। सवाल में देखो 31 दिसंबर में शख्स हमें क्या कह रहे हैं? बोले 31 दिसंबर को 3 कंप्लीट हो चुकी थी एडवर्टाइजमेंट्स, और हमने कहा कि अभी मैं वो एंट्रीज बनाऊंगा जो बननी चाहिए सही में। उसने क्या बनाई उसकी तरफ अभी मैं नहीं आना। सही है सर? तो हमने कहा यहां पर मैं आ रहा हूं एंट्रीज शुड बी मेड, एंट्रीज जो कि बननी चाहिए शुड बी मेड। हमने कहा अगर सब कुछ सही हो तो क्या एंट्रीज बननी चाहिए। उसने क्या बनाई? हमने कहा क्या हमें
एडवांस आ चुका है 40 का? यस सर आ चुका है ना सर। उसने कहा ना 40 मिलियन का आपने एडवांस दे दिया है। क्या एडवांस को हमने क्या एंट्री बनानी चाहिए? हमने कहा कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से? 40। मानते हो सर? इसके बाद हम आए, हमने कहा 31 दिसंबर 17 को हमने कहा कि सर 3 एडवर्टाइजमेंट पूरी हो चुकी है। हाँ सर 3 एडवर्टाइजमेंट, और उनमें 2 में हमें क्या मिल चुका है? 5 स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है। सवाल की रो से अगर तुम पढ़ो, है ना सर। तो हमने कहा 3 एडवर्टाइजमेंट पूरी हो चुकी है, पॉइंट इन टाइम वाला केस है। इसके केस में हमें 5 स्टार रेटिंग भी है। तो हमने कहा ये कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ 3 एडवर्टाइजमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, 2 of them have received 5 star rating whereas 1 has received 3 star rating. HCL expect that at least one of remaining advertisement would get a 5 star rating. HCL ने कहा हमें लगता था कि मिनिमम एक में 5 स्टार रेटिंग मिलनी और से मिलेगी, लेकिन वो आगे की बात है, इसको भी हम कंफर्म नहीं समझेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड क्या कहता है, वेरिएबल कंज्यूम तब लो जब तुम्हें पूरा यकीन हो, तुम उसको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग 2 की हो गई है पूरी, सही है। हैज बीन वेयरएज 70% ऑफ द थर्ड एडवर्टाइजमेंट का जो है हमने राइट अभी जो है अभी हमने कहा वो पूरी हो चुकी है, बाकी हमने एडवांस पैसे दे दिए। चौथी के एक्चुअल कॉस्ट हमें बता दिए 1 2 3 की। मुझे बताओ जो 3 एडवर्टाइजमेंट पूरी हो चुकी है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे क्या उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? यस सर, जो 3 एडवर्टाइजमेंट पूरी हो चुकी है उनका हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो हमने कहा एंट्री क्या बनेगी? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू। सर किस अमाउंट से? अभी बता देते हैं। हमने कहा एक का कितना आया? 6 × 3 प्लस बोनस भी दो है 2 के ऊपर, 2 × 2, 2 रुपए का बोनस है 5 स्टार रेटिंग पे, कितना हो गया? 22। हमने कहा देखो पैसे एडवांस में मिले 40 की लाइब्रेरी रिकॉर्ड की, 22 का हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया? रेवेन्यू। ऐसा ही है सर, जो इजाफी मिला वो 2 के ऊपर मिला, वो हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया? रेवेन्यू। अब क्या इन 3 की कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए? यस सर कर लेनी चाहिए। क्या एंट्री बनाऊंगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और हमने कहा बैंक पेबल क्रेडिट। भाई हमने तीनों की कॉस्ट कर ली है ना। मुझे बताओ कितने की इनकर कर चुके हैं? शुरू के 3 की हमें वेबसाइट की कॉस्ट चिल्ला के शख्स में बता रहा है। सर क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है 4.7, 5.6 और 4.8। 4.7, 5.6 और 4.8 कितना आगे बताओ? 15.1। 15.1 सही है सर, तीनों की कॉस्ट आ गई। सर क्या चौथी भी प्रोडक्शन के भी में ब्रॉडकास्टिंग प्रोडक्शन की कॉस्ट हम कर चुके हैं? हाँ सर, वो कहां जानी चाहिए? सब कुछ सही हो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। सही है सर। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को हम कर देंगे डेबिट और ये एसेट बनेगा बैंक कितने से? 3.1। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं? यस और नो? ये हमने किसकी अकाउंटिंग कर ली? पूरी सर्विस, क्योंकि इसका प्रोडक्शन, इसके केस में रेवेन्यू क्या था? पॉइंट इन टाइम। क्या था? पॉइंट इन टाइम। एक भी कंडीशन ओवर टाइम की पूरी नहीं हो रही थी। आर वी क्लियर? अब आते हैं अगले के केस में। हमने कहा ब्रॉडकास्टिंग, चाहे तो हम यहां पे लिख भी देते हैं ये सर्विस था, ये प्रोडक्शन था, सॉरी प्रोडक्शन था, और ये हमने कहा ब्रॉडकास्टिंग। अब मुझे बताओ ब्रॉडकास्टिंग के केस में क्या होगा? सर सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग हमने कितनी कर दी है? 3 की हमने कर दी है, और वो 3 की है तो 2 की पूरी हो गई है, 1 का 70% हुआ है। तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूं ब्रॉडकास्टिंग का 31 दिसंबर पे 10 × 2 प्लस क्या करूंगा इसमें? 10 × 70% जो 1 है, ये 27 हो गया। अब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का कितना बैलेंस बचा हुआ होगा? 40 और 22 माइनस कितना बचा हुआ था? तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मैंने डेबिट कर दिया 18 से, रिमेनिंग से क्या आ जाएगा? रिसीवेबल। कितने से? 9। कितने से आ गया भैया? 9 से। क्या हम क्लियर हैं? वो भी क्रिस्टल वाले। सही है सर, आसान है क्या? चले सर फिर आगे बढ़े। सर हमने यहाँ पे कॉस्ट भी तो इनकर कर दी है। हाँ सर कॉस्ट भी हमने इनकर कर दी है। आते हैं सर, पहले तो आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, P&L क्रेडिट और बैंक
पेएबल। सर इसकी वर्किंग कैसे निकालेंगे? वही 2 की पूरी कॉस्ट और तीसरे का 70%, और जो बाकी तीसरे का 30% होगा और चौथे का होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में। मुझे बताओ ये कितना आ रहा है? जल्दी बाबा जल्दी। कॉस्ट बताते जाओ ना इसकी, फुल 2 की तो फुल आएगी 8.5, 9.2 और 8.9 का 70%। चले सर, हमने कहा 8.9 का 70, 23.93 मानते हो मेरी इस बात को? सही है सर। अब हमने कहा ये तो हो गया जो कि 2.7 कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी जो हमने कहा उसके हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट और बैंक पेबल क्रेडिट। कितने से? हमने कहा सर बहुत आसान है, हमने कहा 8.9 का 30% और जो चौथी की पूरी हमने पैसे दे दिए। चौथी के कितने पैसे दिए? तो कितना हो गया? 11.67। ये हमने कहा कि सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर चला जाएगा क्योंकि अभी हमने एडवांस में खर्चा कर दिया है, कस्टमर हमने इतने का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया। सही है सर। ये तो हमने कौन सी एंट्रीज बना ली जो बननी चाहिए थी। पूरा सवाल का फॉर्मेट बना के मैंने साइड में छोड़ा। मैंने कहा वर्किंग इतनी, ये प्रोडक्शन ये। क्या हम क्लियर हैं यहाँ तक? सही है सर। जल्दी से अगर आप इसको कॉपी करते हैं तो फिर मैं इसको बताऊंगा कि आगे करेंगे कि अब अगर जो गलती के साथ हुआ है तो वो क्या हुआ। जल्दी से दे रहा हूं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं है मेरा बच्चा। चलें सर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर, अब हमने कहा इस शख्स ने क्या किया हमें वो देखना है। इस शख्स ने कुछ, ये हमसे सवाल में चिल्ला के एक बात कह रहा है। क्या बात कह रहा है सर? ये हमसे सवाल में चिल्ला के ये कह रहा है ऑल द अबव कॉस्ट हैव बीन पेड एंड चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसने कहा तमाम जो जितनी भी कॉस्ट है सारी की सारी ये इसने चार्ज टू P&L कर दी है। सही है। और HL had received ₹40 million from RL by 31 December which has been credited to advance from customers account। हमने कहा भैया इसने जो है और जो इसको पैसे मिले हैं वो इसने सारे के सारे किस अकाउंट में डाल दिए हैं? एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट में। ऐसा ही है सर। आ जाए अब हम देख लेते हैं ना। मैं ये वाली वर्किंग में डाल रहा हूँ, सिर्फ बीच वाली मेरा बच्चा कौन गया इसके बच्चा। सबकी तरफ तवज्जो इधर, प्यारा प्यारा बच्चा सबकी तवज्जो इधर। सर एंट्रीज मेट किया है। हमने कहा सबसे पहले बैंक डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट 40। सही है? सही है सर। फिर आगे बढ़े। फिर हमने कहा दूसरी एंट्री जितनी भी कॉस्ट हुई है एक्सपेंस को हमने कर दिया डेबिट और बैंक को। अब दोनों सारी कॉस्ट जितनी भी हुई है, मतलब सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूं 15.1, 3.1, ये अपना 23.93 और 11.67 सबको हमने एक्सपेंस आउट कर दिया। मुझे बता दो टोटल कितना हुआ? जल्दी इन चारों को प्लस कर लो। सही है सर। अब सबकी तवज्जो, मैं बोर्ड पे जाऊंगा। मेरा प्यारा प्यारा बच्चा आज नमाज मैं क्लास ही खत्म कर दूंगा थोड़ी देर में, ताकि जो है फिर हम नमाज उसके बाद ही पढ़ लेंगे। सही है सर। क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन और लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके लिए मैं चाहता हूं कि सब जो बच्चे जिनकी आज क्लास मिस हुई है, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हम आज क्लास नहीं ले पाएंगे ड्यू टू क्रैश, तो इस वजह से अब सुनिएगा सबकी तवज्जो इधर। अब सर
अब आप बड़े हो गए, बचपन में हम करते थे एंट्रीज मेड, शुड बी मेड और करेक्टिंग एंट्री अलग से बनाते थे, फिर पोस्ट करते थे। अब आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं है, अब हमें जाना है स्मार्ट वर्क पे। किस वर्क पे जाना है मुझे बताओ। इसने कहा जितनी भी मिला एडवांस और ये एक्सपेंस कर दिया, इसने कहीं भी रेवेन्यू रिकॉर्ड किया नहीं। हमने कहा रेवेन्यू इसको रिकॉर्ड करवाते हैं भैया, पासिंग मार्क्स अप्रोच। 22 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए था, इसने नहीं किया। हमने कहा 27 का रिकॉर्ड करना चाहिए था, इसने नहीं किया। तो हमने कहा अगर हम इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करवाएं, अगर हम इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करवाएं तो सबकी तवज्जो इधर, रेवेन्यू की वजह से प्रॉफिट में इजाफा होगा। टोटल कॉम्प्लेक्स 49 सर आपने कैसे लिया? मैंने कहा 22 + 27। अब सुनना सर, रेवेन्यू की वजह से डबल इंपैक्ट भी तो कहीं गया होगा। हमने कहा हाँ गया है ना, रेवेन्यू की एंट्री में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 22 से कम हुई, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 18 से कम हुई, मानते हो? तो हमने कहा 40 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की वजह से, है ना सर? और हमने कहा एसेट कितने से बढ़ गया? 9 से। रिसीवेबल कितने से हो गया? तो मैं अगर आपको कहूं सिंपल अल्फाज में, ये दो एंट्रीज तो बिल्कुल सेम थी, आपने इसका इंपैक्ट ले लिया, आपने इसका इंपैक्ट ले लिया और आपने अपना इन दोनों का इंपैक्ट ले लिया। सही है सर? फिर आगे आता हूं। इसने कहा मैंने सारे का सारा अमाउंट एक्सपेंस आउट कर दिया, सारे का सारा अमाउंट एक्सपेंस आउट कर दिया। हमने कहा तुझे सारा नहीं करना था, करना था एक्सपेंस आउट, सारा नहीं करना था। फिर कौन सा करना था? हमने कहा देख भाई ये 3.1 तुझे एसेट बनाना था और ये 11.67 तुझे एसेट बनाना था। तो हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। हमने कहा कि सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की वजह से हमने कहा हमारे पास एसेट आ जाएगा कितने का बताओ भाई? 3.1 ब्रेकअप बता दो ना बच्चा। 3.1 प्लस 11.67 कितना हो गया? 14.77 और दूसरा इंपैक्ट आ जाएगा 14. क्योंकि देखा जाए तो हमने कहा इसकी एडजस्टिंग एंट्री ये पड़ी होगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट 14.77। अब सर देखें, मैं चाहता ना आपको एक करेक्टिंग एंट्री भी, जैसे मैंने ये अभी बना दी सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको सबकी बना देता, लेकिन मैंने क्यों नहीं बनवाई? मैंने कहा सर अब आपको क्लास में सिखाना है हाउ टू परफॉर्म इन एग्जाम। अब मेरा बच्चा जरा टोटल करें सबका। टू 523.77 1570 और 632.77। सर ये हमने कहा मुख्तसर सवाल हुआ, जामे सवाल हुआ। और हाँ कितने? 7 तो कुछ माइनस कर दिया बेटा, 722.77। सर कर ले ये सवाल कॉपी, कर ले ये सवाल मेरा प्यारा प्यारा बच्चा कॉपी। ये सवाल था समर 2018 का। किसका सवाल था? समर 2018 का। और अब हम देखेंगे इसके आईकिप के कमेंट्स भी और मार्किंग स्कीम भी। जर्नल कमेंट्स इसके आप कॉपी करते जाएंगे तो हम इसके जर्नल कमेंट्स भी मेरा बच्चा पढ़ूंगा। जर्नल कमेंट्स भी जिसको अगर आप कॉपी करते जाएंगे तो ओवरऑल चलें पढ़ देते, मैं कॉपिंग करने पूरे पढ़ता हूँ। Overall passing ratio of 33.2% in this attempt was much better than the last two attempts results of 17% and 5.4%। एक अटेम्प्ट में इसके ऊपर समर 17 में 5.4% का रिजल्ट आया। खैर वो अटेम्प्ट अल्लाह माफ करे ऐसी थी, तो जो अटेम्प्ट में जो बच्चे होंगे शायद उनके गुनाह बहुत होंगे, तो उसकी सजा उनको पेपर में मिल गई, बोला ऊपर नहीं लेकर जाए। सही है, बहुत आगे अपने अजीब सी अटेम्प्ट बनाई थी क्योंकि मतलब काफी चीजें सवाल ही वीक थे। A significant number of students were just short of 9 or fewer marks and could have easily obtained them at all areas of the syllabus. There were many individuals who performed well by some truly impressive students and one of them secured gold medal for billionaire. It's worth noting that full marks were obtained in every question of the paper. इसने कहा
कि कुछ बच्चे ऐसे थे, मतलब कुल मिला के हर सवाल में किसी ना किसी ने फुल मार्क्स लिए। ठीक है जी। परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन 2 and 3, क्वेश्चन 2 कंसोलिडेशन का था, 3 था 21 एंड IFRS वाज अबव एवरेज। क्वेश्चन 4 IFRS 5 and IS 28 associate proved to be the toughest question of the paper. 42% of the students could not secure any marks in question 4. 42 बच्चों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, या जो भी अटेम्प्ट किया गया। ये वाला सवाल। अब आते हैं इसके स्पेसिफिक कमेंट पे इस सवाल के, क्वेश्चन नंबर 4 का। सही है। अब आते हैं सर क्यों बच्चा क्यों नहीं करता। मैं आपको बताऊं ना, बच्चा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई नहीं करता, और जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई नहीं करता, सही है सर, वो आएगा। बढ़ते आगे सर, लाइबिलिटीज के अंदर बैंक पेबल भी तो ऐड करें। हमने कहा नहीं सर, हम अज्यूम ये कर रहे हैं जब पहले एंट्री बनी है एक्सपेंस की, सही है, पहले बनी होगी टोटल की ना, जो इसने किया हुआ है, इसमें बैंक पेबल शामिल है तो उसका मसला नहीं है। ठीक है। नहीं बेटा, रेवेन्यू 40 + 27 नहीं होगा। आरवी क्लियर? आ जाए तो बैंक या पेबल है। हाँ, बैंक या पेबल ना, एक ही चीज तो मैंने कहा, उसका इम्पैक्ट, हाँ मतलब एक नॉर्मल। अब आ जाए सर, मैं इसके, मेरा बच्चा स्पेसिफिक एग्जामिनर कमेंट्स के ऊपर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज अमाउंट्स ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज and total comprehensive income after incorporating the impact of the required adjustments. Only 10%, कितने बच्चों ने, 10 students could secure passing marks. इस सवाल में सिर्फ आधे बच्चों ने पासिंग मार्क्स, 41.6% could student either did not attempt the question or secured 0 marks, which showed that they had not studied the examined topics. Part wise comments are below. इसका part 1 इसका था। This was based on IFRS 15. Students were totally unaware of underlying concepts and made various types of mistakes. Solutions were often haphazard and totally, सर यही बात देखिए, आपको क्लास में सीखना है किस तरीके से करना है। सॉल्यूशन हैphazard, उसने कहा ये फॉर्मेट रखो, तुम वर्किंग में बेशक इंट्रीज बता दो, इंट्रीज में बेशक तुम क्या करो, शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो। सर आ जाए इसके मार्किंग प्लान अगर अवेलेबल है तो वो भी देखते हैं, समर 18 का क्वेश्चन नंबर 4 का, ताकि आपको अंदाजा, ऑनलाइन वाले बच्चे जो लाइव हैं, रिकॉर्डिंग वाले भी नहीं, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो नहीं, लाइव वाले बच्चों को भी पता चल रहा होगा क्या होगा। सर अब आ जाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ दिस। ये जो पहला पार्ट था इसके 8 नंबर थे, और 8 नंबर कैसे हमने डाले, कंप्यूटेशन ऑफ फॉलोइंग फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 17, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालने के 5 मार्क्स थे। ये जो आपने 27 की फिगर निकाली, मुझे बताओ क्या ये मुश्किल फिगर थी? 27 और 22 नहीं सर, इसके कितने मार्क्स थे? 8। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालने के कितने मार्क्स थे? 1.5 मार्क्स। इसने कहा देखो तुमने रेवेन्यू की ये 2 फिगरें निकाल ली, इसके कितने मार्क्स दे रहा हूं? 29 5 मार्क्स, 8 में से 5 मार्क्स तो यही पास हो गए। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की ये जो 2 फिगरें निकाली, इसके इसने कहा मैं कितने मार्क्स दे रहा हूं? 1.5। फिर इसने कहा बाकी जो तुमने ये पूरा इंपैक्ट शो किया ना इनका, ये इस तरीके से, इसके मार्क्स कितने थे? 1.5। अब मुझे बताओ सर, क्या पासिंग मार्क्स नहीं निकाले जा सकते? निकाले जा सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। अब सर सुनिएगा, एक छोटा सा मॉल डिस्कशन करेंगे। सर ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। एक मैंने आपको बता दिया, देखो मैं आपको एक बात, मैं आज आपको एक हल्फियन एक बात कह रहा हूँ, कुछ सवाल होंगे मुश्किल से 10% सवाल जो टेक्निकल है, जो जून 22 वाले बच्चे ना उनको भी अब तक अंदाजा हो गया होगा। FFR में ये आदमी तुम्हें टेक्निकलिटी पे इतना नहीं खेलता है, ये जो खेलता है ना उसको पता है कॉन्सेप्ट का समंदर है। ऐसी चीज पूछो कि इसने कवर ही ना किया। तो सवाल समझ आ रहा तो सवाल समझ ये समझ जाते शुरू कहां से करते हैं। अब देखना ना फॉर्मेट, फॉर्मेट जहां पे आप फॉर्मेट बनाना शुरू कर दो, आंसर जहां पे एंट्रीज मांगे एंट्रीज की लाइनें खींच दो, पहली एंट्री ये बनेगी, ये फॉर्मेट पे आओ। अब आते हैं सर IFRS 15 में जो अब तक हमने पढ़ा ना, आप समझे, अब तक हम गाड़ी चला रहे थे दूसरे गियर पे, अब हम इसके तीसरे गियर की तरफ मोड़ रहे हैं। तीसरा जो गियर होगा उसमें मॉडिफिकेशन आएगी, उसके अंदर आएगा हमारे पास IS 11 वाला कॉन्सेप्ट। सुनिएगा सर, IFRS 15 ने बहुत सारी चीजों को वो किया है। IS 11 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट हमें कह रहा है
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स याद रखें सर, एक अलग पहले स्टैंडर्ड था जिसके अंदर बड़ी बड़ी जो ये बिल्डिंगें बनती हैं। अब आप बिल्डर एक, आपने मलिक रियाज से बैरिया टाउन में कोई बिल्डिंग बना देगा, एग्रीमेंट ले लिए और एक जमीन किसी की मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, इनको कहते हैं लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसको किस तरीके से आपने टेकल करना है, किस तरीके से करना है, ये सब चीजें IAS 11। अब याद रखिएगा पहले जो था ना FAR 1 के अंदर IAS 18 रेवेन्यू था, बहुत सिंपल सा था, वो FAR 1 में पूछता था। IAS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सारे का सारा क्या पूछता था FAR में। तो अब हम जो सवालात पुराने पे जाते जाएंगे ना, जो जितने पुराने सवालात पे जाएंगे वो सारे के सारे वो होंगे जो कि हम देखेंगे काफी हद तक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिंक्ड हो। वो सवालात हम देखेंगे बिल्कुल इसको बेसिक से, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर 4 स्टेप वर्किंग होती है, सोना टाइप की कुछ इस किस्म की आप देखेंगे, वो हमें करना है। और सर अगली मतलब आज की क्लास को मैं जानबूझ के मैंने इसलिए छोटी मुख्तसर रखना हूँ कि बच्चों का मसला ना हो और जिनका, लेकिन आज के लिए एक आइडिया आपको देना था कि पास पेपर्स कैसे, उसका एक लर्निंग आउटकम भी लिख लो, इस सवाल का लर्निंग आउटकम लिखो। डू नॉट इंक्लूड वेरिएबल कंसीडरेशन इन सॉल्यूशन, do not include variable consideration in solution until highly probable. Do not include variable consideration in solution until highly probable. एक और चीज जो आप लोग को नोट करनी चाहिए, मैं क्या बता रहा हूं कि जिस कुछ बच्चे करते हैं कुछ बच्चे नहीं करते। मैं जब तुम्हें मार्किंग स्कीम बताऊं ना कि भाई ये इन दो के निकालने के 5 मार्क्स थे, रेवेन्यू के 5 मार्क्स थे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के कितने मार्क्स थे 1.5, बाकी इम्पैक्ट के 1.5, ये बातें अपने पास नोट कर लो 1.5। तो क्यों सर, ताकि आप लोग जब एंड में अपना रिवीजन या जब पेपर, तो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आए कि भाई देख ले पेपर मुश्किल भी पड़े, मैं कहीं इम्पैक्ट लेने में मसला खा गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में मसला खा गया, रेवेन्यू के नंबर उठा सकता हूँ। रेवेन्यू इसका सही निकाल लिया, उसका दूसरे का ब्रॉडकास्टिंग का सही नहीं निकाला, फिर भी आधे मार्क्स ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। सर याद रखें पेपर जो है वो पेपर जो है पास करना बहुत जो है टेक्निकल यहाँ पे हो जाता है, लेकिन जिस बच्चे ने किया अच्छे से उसकी चीजें आती हैं वो इंशाल्लाह कर भी सकता है। तो सर आज की क्लास इसी नोट पे अभी मैं खत्म करूंगा कि अब हम कल नहीं मिलेंगे, कल क्योंकि सर खलील की क्लास है, BFD की क्लास में पता चल जाएगा कि जो बच्चे BFD वगैरह दे रहे नहीं होगा तो फिर अपनी जुम्मे की क्लास कंटिन्यू रखेंगे। सर खलील की भी होगी, हमारी भी होगी, देखेंगे। और थर्सडे की भी जिन टीचर के साथ मेरा क्लैश आ रहा है सही है, उनसे भी मैं बात करूंगा कि अगर कुछ मैनेज हो जाता है हो जाए। आज की क्लास में यहीं तक रखूंगा। हफ्ते को हमारी क्लास होगी 6:15 और हफ्ते वाली क्लास को, क्योंकि आज की क्लास में छोटी कर रहा हूं तो हफ्ते वाली क्लास वैसे हमारी 8:15 तक होती है, उसको मैं लेकर के जाऊंगा तकरीबन 9 बजे तक। सही है सर, तो हफ्ते के दिन अब मेरी आपसे मुलाकात होगी, कल नहीं होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।